नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 17 क्लासेस अभी तक इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम इसके अंतर्गत 18वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। उत्तराखंड की ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल हम कर रहे थे। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, ये हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। क्या ये सही है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उत्तराखंड को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे उत्तरी जो हमारी पर्वत श्रेणी है हिमालय की, वो ट्रांस हिमालय है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। इसे टिबियान क्षेत्र भी कहते हैं या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं और इसे टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जैसे ये एक ऊंची पहाड़ी होगी और इसके इधर का जो ये इलाका है जहां पर बारिश कभी भी नहीं हो पाती है, इस इलाके को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। कभी भी नहीं होती है या बहुत ही कम नाम मात्र की बारिश होती है। ठीक है, उत्तराखंड में ये जो ट्रांस हिमालय है, ये मुख्य रूप से 3 जनपदों में इसका विस्तार है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में इसका विस्तार है। अधिक हिस्सा इसका चीन के नियंत्रण में आता है। ठीक है, इसी ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको क्या कहते हैं? जैक्सर श्रेणी। पहला सही है। दूसरा, इसका अंतिम उत्थान क्रिटेशियस टर्शरी काल तक हुआ। क्या ये सही है? ये वाली जो पर्वत श्रेणी है इनको काफ़ी प्राचीन माना जाता है। इनका निर्माण या इनका उत्थान क्रिटेशियस टर्शरी काल तक हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इस इलाके की जो नदियां हैं, यानी यह जो इलाका है, इस इलाके में बहने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों को अति प्राचीन नदी माना जाता है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि एंटीसीडेंट नदी या हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? तो हिमालय की पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु नदी जैसे आपकी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो शामिल है, सतलज शामिल है। ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से बह रही हैं, तो वो नदियां इसी इलाके में ट्रांस हिमालय में बहती हैं। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो इलाका है ये हिमालय के बनने से पहले का इलाका है। ठीक है, तीसरा, ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। क्या ये सही है आपका? ये भी आपका सही होगा। हिमालय का ही पार्ट माना जाता है, उससे पहले से ये बना हुआ है। सबसे प्राचीन भी इसी को कहते हैं। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी अगर आपसे पूछेगा तो शिवालिक को आपने टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय की अन्य श्रेणी की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, ये वाला गलत है। अभी मैंने आपको कहा यह कैसा प्रदेश है? यह वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होती या नाम मात्र की होती है। चौथा गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा ये आपके सही होंगे। बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी को बर्फ का घर कहते हैं? ये कहा जाता है वृहत हिमालय श्रेणी को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहते हैं महान हिमालय। इसे ही वृहत हिमालय भी कहते हैं, इसे ही मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसको हिमाद्री यानी बर्फ का घर इस नाम से भी कहते हैं। तो ये कई सारे नाम हैं, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। बर्फ का घर यानी हिमाद्री, इसी वृहत हिमालय, महान हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, सब इसी के नाम हैं। क्वेश्चन आता भी है कि प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को क्या कहा गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए हिमाद्री यानी बर्फ का घर कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। वृहत हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है। चलिए देखते हैं। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य
MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा आती है, ये आपका बिल्कुल सही है। वृहत हिमालय जो होता है हमारा यानी जो महान हिमालय है, और इसके उत्तर में, इसके दक्षिण में आती है लघु हिमालय। इन दोनों के बीच में जो रेखा है इसे कहते हैं MCT या मध्य भ्रंश रेखा या मेन सेंट्रल थ्रस्ट या केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक है, MCT कहते हैं। ये सही है आपका पहला। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी में अवस्थित हैं, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। उत्तराखंड की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अधिकतर जो चोटियां हैं वो इसी महान हिमालयी क्षेत्र में पड़ती हैं, ये सही है आपका। जो हमारा सबसे प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है फूलों की घाटी, ये भी इसी महान हिमालय में पड़ता है, ठीक है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में है, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा। भोटिया लोग वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं, ये भी आपका सही है। वृहत हिमालय की मूल निवासी मानी जाती है भोटिया जनजाति। सवाल आता है कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? महान हिमालय में। या महान हिमालय में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भोटिया जनजाति। यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं भोटिया। पूछा है कौन कौन सा सही है? सभी कथन आपके सही है, ऑप्शन सी। इस इलाके की जो चौड़ाई है लगभग 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ऊंचाई की बात करें 4500 से लेकर 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर भी है, नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। अगला, हिमालय के किस भाग में विशाल हिमनद मिलते हैं? तो बड़े बड़े ग्लेशियर हमें कहां पर मिलते हैं? प्रमुख चोटियां वृहत हिमालय में है, और जो प्रमुख ग्लेशियर हैं ये भी हमारे वृहत हिमालय में ही निवास करते हैं, इसीलिए तो इसे हिमाद्री यानी बर्फ का घर कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति के हिसाब से यह क्षेत्र महत्वहीन है, यहाँ पर वनस्पतियां ज्यादा देखने को नहीं मिलती, हालांकि फूलों की घाटी इसी इलाके में पड़ता है, ठीक है। दूनागिरी, कामेट, चौखंबा तथा बंदरपूर जैसी पर्वत चोटियां किस हिमालय श्रेणी में स्थित हैं? अब आप सभी जानते हैं ये हमारी सर्वोच्च पर्वत शिखरों में से एक है। चाहे कामेट पर्वत हो गया, ये हमारा उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा दूनागिरी हो गया, चौखंबा हो गया, बंदरपूर हो गया, ये भी हमारे टॉप के पर्वत शिखरों में आते हैं। और आप सभी जानते हैं उच्च पर्वत चोटियां हमारे किस इलाके में पड़ती हैं? महाहिमालय। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक है। महान हिमालयी क्षेत्र में स्थित राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट की ऊंचाई कितनी है? हमारी उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 7817 मीटर। नंबर 2 पर आता है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कामेट पर्वत 7756 मीटर की ऊंचाई पर है। दोनों के दोनों चमोली में पड़ते हैं, ठीक है। जो हमारी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पूर्वी, ये आपकी कितनी ऊंचाई है? 7434 मीटर। यह आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है, ठीक है। ये टॉप 3 है। आपसे कामेट पर्वत पूछा था जो कि यहां पर है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर कौन सी आती है? नंबर 4 पर आती है माणा। जो माणा शिखर है, माणा पर्वत चोटी है, यह 7272 मीटर की ऊंचाई इसकी होती है। बद्रीनाथ चोटी या बद्रीनाथ शिखर की बात करें तो 7140 मीटर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करें। अब लघु हिमालय की बात कर रहा है। सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में होता है महान हिमालय, और उसके दक्षिण में होता है लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समांतर में फैली हैं, क्या ये सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही यहां पर होगा। जो हमारा मध्य हिमालय है यह मुख्य श्रेणी यानी जो महान हिमालय है उसी के पैरेलल में है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पहला आपका सही है। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के मध्य और चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर है, ये भी सही है आपका। 4500 के ऊपर क्या आ जाता है? महान हिमालय, और 1200 के नीचे आ जाता है शिवालिक, या जिसे बाहरी हिमालय कहते हैं। बाहरी हिमालय शिवालिक को कहते हैं, आंतरिक हिमालय महान हिमालय को कहते हैं। इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है, क्या ये सही है? ये भी सही है। केवल 4 जिले, 2 मैदानी उधम सिंह नगर और हरिद्वार, और 2 हमारे एक पिथौरागढ़ और एक बागेश्वर, यहां पर नहीं है। बाकी सभी जिलों में लघु हिमालय का विस्तार आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही महान हिमालय की बात करें, महान हिमालय
6 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये 6 आते हैं। जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, ये 9 जिलों में इसका विस्तार है, 4 जिलों को छोड़ करके। ठीक है, उनके नाम हमने अभी देखे यहाँ पे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर। इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं, गलत होगा। हिमालय की मुख्य रूप से, ट्रांस हिमालय भी इसी का पार्ट माना जाता है, लेकिन हिमालय की मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां मानी जाती हैं। एक है हमारी महान हिमालय, एक है हमारा लघु हिमालय या जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और एक है हमारा शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी मानी जाती है और इसीलिए जीवाश्म यहीं पर पाया जाता है, ना कि इन दोनों में। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत होगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आपको गलत वाला बताना था, ऑप्शन बी, जीवाश्म का अभाव यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, लघु हिमालय को हिमांचल के नाम से भी जाना जाता है, हिम का आंचल इसको कहते हैं। ठीक है, हमारे जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, या दूधातोली पर्वत श्रृंखला हो गई, ये सब किस इलाके में पड़ते हैं? मध्य हिमालय या जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, मसूरी स्थित है, तो मसूरी कौन सी हिमालय श्रेणी में स्थित है? पेपर में पूछा गया है। मसूरी हो गई, इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा रानीखेत हो गया, दूधातोली श्रृंखला हो गई, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फेमस हैं, ये पड़ते हैं हमारे मध्य हिमालय में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और फूलों की घाटी वो किस में पड़ती है? वो पड़ती है वृहद हिमालय में। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि जो प्रमुख हमारे चोटियां हैं, ग्लेशियर हैं, महान हिमालय में पड़ती हैं। आपसे पूछेगा प्रमुख ताल हमारे किस हिमालय श्रेणी में है? लेक्स, ये आती है मध्य हिमालय श्रेणी में। ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के बीच में स्थित है? हमने कई बार इसको देखा है। ये सबसे ऊपर क्या है आपकी? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आती है MCT, फिर आता है हमारा मध्य हिमालय या जिसे लघु हिमालय कहते हैं, इसके बाद आता है MBF, फिर आता है हमारा शिवालिक। ठीक है, ये क्रम है। कई बार पूछता है महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में क्या है, तो आप कहते हैं MCT है। अब पूछा है कि MCT और MBF के बीच में क्या है, तो मध्य हिमालय है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख पर्वत शिखर हैं, दूसरी तरफ ऊंचाई दी गई है। कई बार ऐसा सवाल पेपर में बना है, रैंडम पर्वतों की आपसे ऊंचाई पूछ लेता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कई बार कि आप कम से कम टॉप 10 या टॉप 15 पर्वत शिखरों की ऊंचाई को याद रखें, क्योंकि कई बार उसने डायरेक्ट किसी एक पर्वत की पूछ ली। जैसे 2 से 3 बार पंचाचूली पर्वत शिखर की ऊंचाई पेपर में आ चुकी है, 6904 मीटर। इसके अलावा पिछली बार क्रम आया था लगाने के लिए कि आप इन पर्वत चोटियों को इनके ऊंचाई के अनुसार लगाइए। यहां पर आपको दिया है केदारनाथ पर्वत शिखर। जो केदारनाथ पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 6968 है। इसके सबसे नज़दीक कौन सा है? इसके सबसे नज़दीक है 6940। तो पहले का आप 2 टिक कर सकते हैं। दूसरा है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7120, यानी दूसरे का हो जाएगा 1। चौखंबा शिखर की बात करें, चौखंबा शिखर की ऊंचाई 7138 है, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। और दूनागिरी की बात करें, दूनागिरी या द्रोणगिरी 7066 मीटर, यानी कि 3। 2143 आपका सही आंसर है। 2143 आपका यहां पर है। अन्य पर्वत शिखरों की अगर हम बात करें, ऊपर हमने बद्रीनाथ पर्वत तक देखा था 7140, उसके बाद चौखंबा आता है 7138, फिर आता है त्रिशूल 7120, संतोपत आता है 7084। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे एक है हमारा नीलकंठ पर्वत जो चमोली में है, गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है, 6597 मीटर। बंदरपूंछ है, उत्तरकाशी में है, 6320 मीटर। स्वर्गरोहिणी है, चमोली और उत्तरकाशी में पड़ता है, बॉर्डर पे, 6252 मीटर। द्रौपदी का डांडा है, ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, 5670 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है महान और मध्य हिमालय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। अब दोनों को लेकर के एक मिक्स सवाल है, दोनों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, दोनों को लेकर देखिए कौन सा कथन गलत है। पहला, नंदा देवी महान हिमालय क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, यह आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
महान हिमालय में कड़े शीत के कारण घर मुख्यतः दक्षिणी ढलानों पर बनाए जाते हैं। जो स्लोप होता है यहाँ पे दक्षिणी ढलान जो है साउथ स्लोप, वहाँ पर ज़्यादा मकान आपको देखने को मिलेंगे महान हिमालय में, ये भी सही है। मध्य हिमालय क्षेत्र दून क्षेत्र से मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, क्या ये सही है? ये आपका गलत है। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे ऊपर होता है आपका महान हिमालय, फिर MCT और फिर आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर आता है यहाँ पर MBF और फिर आता है शिवालिक और फिर आपकी जो दून घाटियाँ हैं वो। तो ये जो मध्य हिमालय है ये शिवालिक से और इनके मध्य में जो चौरस घाटियाँ हैं जिसे हम दून या द्वार कहते हैं, उनसे किसके द्वारा अलग होता है? MBT से, ना कि MCT से। तो ये वाला आपका गलत है, यही बताना था, ऑप्शन सी। समुद्र तल से शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई समानतः किस सीमा के बीच पाई जाती है? तो जो शिवालिक श्रेणी है हमारी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे नवीन श्रेणी है। बाही हिमालय या बाहरी हिमालय भी शिवालिक श्रेणी को कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है ये लगभग 750 से 1200 मीटर तक है। मध्य हिमालय 1200 से 4500 मीटर तक है और फिर 4500 से 7817 मीटर तक आता है महान हिमालय। ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है? शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है? शिवालिक का अर्थ होता है शिव की बोहें। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो शिवालिक क्षेत्र है इसका विस्तार उत्तराखंड के 7 जनपदों में देखने को मिलता है। शिवालिक क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु हमें यहाँ पर मिलती है। हिमालय की जितनी श्रेणियां हैं हमने देखी, 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, बारिश होती है, वो शिवालिक में होती है। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी हिमालय की श्रेणी में वार्षिक जो वर्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है? शिवालिक या बाहरी हिमालय। ठीक है। क्योंकि ये हिमालय का सबसे नवीन पार्ट है तो यहाँ पर आपको जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। पहला, ये हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है। हिमालय की सबसे उत्तरी में ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में आता है शिवालिक। जो हमारा मध्य महान हिमालय है इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, शिवालिक इसे बाहरी हिमालय कहते हैं। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। इसके बाद आपका जो मैदान है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य में हुआ, ये भी सही है। मायोसीन युग में इसका निर्माण होना शुरू हुआ और निम्न प्लीसोटिसीन युग में जाकर ये बनता है। ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी है इसका प्राचीन काल में नाम मैनाक था, ये भी सही है। शिवालिक श्रेणी को प्राचीन नाम जो इसका था मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक में ही स्थित है, ये भी सही है। ज़्यादातर जो हमारे पर्यटक आते हैं वो शिवालिक श्रेणी में ही आते हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल थे जैसे हमने ऊपर देखा मसूरी हो गया, रानीखेत हो गया, वो आते हैं मध्य हिमालय में, लेकिन ज़्यादातर जो पर्यटन होता है वो शिवालिक वाले इलाके में होता है। ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, चारों के चारों आपके सही होंगे। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले काठ गोदाम को शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत किस नाम से पुकारा जाता था? तो काठ गोदाम का दूसरा नाम, स्थानीय नाम आपसे पूछा गया है, किस नाम से इसे जाना जाता था? इसे कहते थे बमोरी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। काठ गोदाम का ही प्राचीन नाम है बमोरी पूछा जा सकता है। ठीक है। ऐसे ढिकुली है, इसका प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम क्या था या स्थानीय नाम चिल्किया इसको कहते थे। अगला, उत्तराखंड में दून कहा जाता है, तो दून किसे कहते हैं? उत्तराखंड में जो शिवालिक है हमारा, ठीक है, शिवालिक के ऊपर मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में हमें चौरस मैदान, चौरस घाटियां देखने को मिलती हैं, संरचनात्मक घाटियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं को दून या इन्हीं को द्वार कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। किस किस के मध्य में ये होते हैं? शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में जो हमें घाटियां देखने को मिलती हैं, चौरस घाटियां, संरचनात्मक घाटियां, इनको कहते हैं दून या द्वार। जैसे देहरादून, हरकी दून, कोठारी दून, चौखम दून, हरिद्वार, कोटद्वार, ये सारे। ठीक है। चौखम दून व कोठारी दून क्षेत्र राज्य के किस जनपद में है? जो इंपॉर्टेंट दून है उनकी लोकेशन पूछता है। सभी दून में जो सबसे फेमस दून है वो है हमारा देहरादून।
ठीक है। सबसे विकसित और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून। इसकी जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई ये 24 से 32 किलोमीटर है और ऊंचाई जो यहाँ पर होती है लगभग 350 से 700 मीटर के मध्य में होती है, ठीक है। देहरादून के अलावा उत्तराखंड में और भी कुछ इंपॉर्टेंट दून पाए जाते हैं, जैसे कोठारी दून हो गया, चौखम दून हो गया। ये दोनों के दोनों पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। इन दोनों के अलावा दो दून है, जैसे एक है पतली दून और एक है कोटा दून। ये दोनों के दोनों नैनीताल में पड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है। इसके अलावा हरकी दून हो गया, वो उत्तरकाशी में पड़ता है। एक है पछुआ दून, ये देहरादून के ही अंतर्गत आता है। एक है चंडी दून, वो हरिद्वार में पड़ता है। क्वेश्चन आता है दून क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? तो दून क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है, ठीक है। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ था? भाबर क्षेत्र जो था यह बनता है प्लीस्टोसीन युग में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। शिवालिक के बाद जहां पर आपके पहाड़ खत्म हो जाते हैं, मैदान की शुरुआत होती है, इसे ही कहा जाता है भाबर। जैसे ही पहाड़ से जो नदियां हैं वो मैदानों में प्रवेश करती हैं तो तीव्र गति यहां पर काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी तो नीचे चला जाता है, यहीं से मैदान यहाँ पे शुरू होते हैं तो पानी तो नीचे बह जाता है। जो मोटे कंकड़ पत्थर, मोटा बालू होता है वो इस इलाके में जमा हो जाता है। इसी मोटे पत्थर कंकड़ से बना हुआ है भाबर क्षेत्र, ठीक है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनुपयुक्त होता है कृषि के लिए, अनुपजाऊ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं ये हमें मिलते हैं तराई क्षेत्र में। जैसे हमने देखा कि जैसे ही पहाड़ों से नदियां तेज गति से आती हैं, भाबर के इलाके में आती हैं तो बड़े पत्थर को यहाँ पर छोड़ देती हैं, आगे सिर्फ पानी बहता है। आगे वाले इलाके को कहते हैं तराई का इलाका या तराई क्षेत्र। वहाँ पर ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा नम होती है, ज़रा सी भी आप खुदाई करेंगे आपको पानी वहाँ पर मिल जाता है। तो इस इलाके को कहते हैं तरी वाला क्षेत्र या तराई क्षेत्र। और यहाँ से पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। यहाँ की भूमि दलदली होती है, कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त इस भूमि को माना जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है महीन कणों से किस क्षेत्र का निर्माण हुआ है? तराई का। और मोटे कंकड़ पत्थर मोटे बालू से भाबर का, ठीक है। राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में नदी घाटियों के आसपास के जो समतल भूमि होती है, मैदान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनको सैंड कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी जो नदियां हैं उनके आसपास जो आपको ये मैदान देखने को मिलते हैं, इन मैदानों को क्या कहा जाता है? जो सपाट भूमि होती है इसे कहते हैं सैंड। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सैंड है, जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, गैरसैंण, ठीक है। तो सैंड किसे कहा जाता है? समतल भूमि या मैदान। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये जो नदी तटों के समतल भाग होता है इसे सैंड, सौंड या पगड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। हमने कोशिश करी सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करें, जिससे आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।